आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजकल हर दूसरे मर्दों ख़वातीन को बल्कि बूढ़ों को छोड़ के बच्चों में भी आजकल जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द करता है। वो क्यों जोड़ जोड़ दर्द करता है, बल्कि बच्चों में ख़ास तौर पे, यंगस्टर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आजकल ये रेशो देखने को आती है कि उनका अंग अंग दर्द करता है, जोड़ जोड़ दर्द करता है, पट्ठों के बहुत सारे मसाइल हैं, उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये जवाब देते हैं कि हमारी हर तरह की जो एक्टिविटी है वो भी ठीक है, हमारी डाइट भी ठीक है, फिर इस तरह के मसाइल क्यों हैं। आज इस बात पे हम थोड़ी रोशनी डालेंगे और आपको गाइड करेंगे कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जिनकी वजह से आजकल मर्दों ख़वातीन या बूढ़ों को छोड़ के जो जवान हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके जोड़ जो हैं वो क्यों इतने दर्द करते हैं, पट्ठों का क्यों खिंचाव रहता है। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल हैं उनको लाजमी ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो जोड़ों का दर्द है या बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होता है, जोड़ जोड़ दर्द करता है, पट्ठों का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, इसमें सबसे पहली जो बुनियादी जो गलती करते हैं, ख्वाह वो मर्द हों, ख़वातीन हों, बूढ़े हों या ख़ास तौर पे आजकल के जो यंगस्टर हों, सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमारी मॉडर्न लाइफ की वजह से, बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली की वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। उसकी वजह से हमारी एक्टिविटी वो बहुत कम हो चुकी है। हम एक्टिविटी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम करते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल के लोगों में पट्ठों के मसाइल हैं, जोड़ों के मसाइल हैं, इसकी बहुत ज़्यादा रेशो देखने को आती है। ये बुनियादी एक मिस्टेक है। याद रखें कि जिस भी शख्स ने, मर्द ने, ख़वातीन ने या मतलब बच्चों ने या बूढ़े ने, हर एज के लोगों के लिए एक कॉमन चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी फ़िज़िकल मोबिलिटी, आपकी फ़िज़िकल जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डेली की जो एक्टिविटी है वो नहीं करेंगे, अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा सुस्त, काहली का शिकार कर देंगे या बहुत ज़्यादा आप एक्टिविटी लेस हो जाएंगे, देन इस सूरत में आपको पट्ठों का और जोड़ों का जो मसला है वो लाजमी होगा। इसमें और दूसरी कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक लोग करते नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल का इस्तेमाल हो चुका है। मोबाइल जो है ये एक, इसको हम कहते हैं मोबाइल फ़ोबिया। ये ऐसा एक मोबाइल फ़ोबिया हमारे मुआशरे में राइज हो चुका है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, इवन आजकल बच्चों में स्पेसिफिकली 10 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो भी आजकल की माएँ या घर के जितने भी अफराद हैं वो बच्चों से जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि ये लो कार्टून देख लो, ये लो आप कोई मूवी देख लो या कोई और चीज़ देख लो। उनको अपनी तरफ से मसरूफ़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है या मोबाइल में से निकलने वाली जो मुज़रे असरात, जो लेज़र्स हैं, ये बच्चे के ब्रेन को, बच्चे की जो जिस्मानी उसके जो असाब हैं, उसके जो मसल्स हैं, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको किस बुरी तरह से वो डैमेज करता है, मुतासिर करता है। ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चों की जब ग्रोथ होने का टाइम होता है, उसी ग्रोथ के टाइम में ही बच्चों के असाब, बच्चों की जो नर्विंग सिस्टम है, बच्चों के जो मस्कुलर जो जितने भी उनका सिस्टम है वो सारे का सारा वीक हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी नॉर्मल एज में, बल्कि यंग एज में आते हैं, 16 ईयर्स ओल्ड होते हैं या 20 ईयर्स ओल्ड होते हैं, देन उनको पट्ठों के मसाइल, असाबी कमज़ोरी के मसाइल और बल्कि यहाँ तक कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल, मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा बच्चों में इनिशियल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कॉमन जो रीज़न है वो मोबाइल फ़ोबिया है, मोबाइल की स्क्रीन है। आपको सबसे पहले, अच्छा इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे ही
उनके सामने इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, बच्चों में इस तरह का कोई मसला सामने आता है, बच्चे डिस्कस करते हैं घर में, बल्कि तो मोस्टली बच्चे डिस्कस भी नहीं करते, जो कि बहुत एक गलत प्रैक्टिस है। फौरी बच्चों को अपने बड़ों के साथ डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, जब बड़ों के सामने इस तरह की कोई बात आती है तो बड़े फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। नो डाउट डॉक्टर से कंसल्ट करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे पहले जो आज वीडियो बनाने का मकसद है कि हम आपको ये बताएंगे कि ये जो आपसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इनको आप दुरुस्त करके किस तरह से डॉक्टर से भी बच सकते हैं, दीगर जो स्टेरॉइड मेडिसिन हैं या कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनके और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे आप किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले जब बच्चे अपने बड़ों को बताते हैं अपने किसी मसले के बारे में, तो बड़ों को चाहिए कि फौरी तौर पे बच्चे का एक फिज़िकल एनालिसिस करें, बच्चे की थोड़ी सी एक मेडिकल हिस्ट्री लें खुद से ही घर में रहते हुए। जब वो घर में रहते हुए बच्चे का थोड़ा सा बायोडाटा देखेंगे, बच्चे की थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे, बच्चे का डेली बेसिस पे उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको नोटिस करेंगे, बच्चे की जो स्टडीज़ हैं उसको जब थोड़ा सा स्टडीज़ टाइम को नोटिस करेंगे, बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी के टाइम को थोड़ा नोटिस करेंगे, तो 110% ये श्योरिटी है, गारंटी है कि घर वालों को ये ज़रूर वजह का पता चल जाएगा कि आया बच्चे में ये जो प्रॉब्लम हुई है उसकी कॉमन क्या वजह है। रात की नींद का बच्चों को ना पूरा करना, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करना या डाइट को सही तरह से ना लेना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि आजकल की यंगस्टर में, यंग जनरेशन में ये जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। अभी हाल ही में फैसलाबाद से हमारे एक पेशेंट हैं, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा बैठ के काम करता हूँ, कोई सिलाई कढ़ाई का, जिस तरह मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा बुटीक्स का काम करते हैं, वो बैठ के काम करते थे। बैठ के काम करने की वजह से उनको कुछ बैक बोन पेन स्टार्ट हुई, तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर से जब मैंने रुजू किया तो डॉक्टर ने मुझे फौरी तौर पे इंजेक्शन भी लगाया जो कि स्टेरॉइड था। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन दी। नो डाउट डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं। उसमें मेडिसिन भी है, उसमें इंजेक्टेड कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आपको अप्लाई करना पड़ती हैं। लेकिन इससे पहले हम हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं या सुनने वालों को, अपने व्यूवर्स को ये मशवरा देते हैं कि मैंने उनको, अपने पेशेंट को मशवरा दिया कि जब आप बैठ के काम कर रहे होते हैं आपको पेन का एहसास होता है, जब आप काम से फ्री होते हैं तो फ़रोगत के टाइम में आपको ज़्यादा पेन होती है, अकड़ाव हो जाता है। उन्होंने कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब मुझे मेरी यही कंडीशन है। मैंने उसको कहा कि आप डॉक्टर के पास क्यों गए, आपको डॉक्टर से रुजू करने से पहले अपना थोड़ा सा खुद से एक फ़िज़िकल एनालिसिस करना चाहिए था। आपकी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था, अपनी एक्टिविटी को बेहतर करना चाहिए था। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे या 8 से 12 घंटे आप बैठ के काम करते हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन को हाफ आपने उसको करना था, उसको आधा टाइम आपने काम करना था, आधा टाइम आपने रेस्ट करना था। इतना ही आपको काम करने से आपकी जो 50% पेन थी उसमें कमी हो जानी थी। उसके बाद आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज को शामिल करना था। कुछ एक्सरसाइजेस हैं इसकी एक्सटेंशन और फिज़िकल कुछ ऐसी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हैं, उनको प्रैक्टिस करने से ही आपकी ये जो पेन है बैक बोन उसमें बहुत हद तक कमी आ जानी थी। फिर उसके साथ थोड़ा सा डाइट प्लान को फॉलो करने से ही आपका ये मसला हल हो जाना था। अब वो जो पेशेंट हैं उनको कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन यूज़ करने की वजह से उनको स्टोमक इशू भी हो गए, उसके साथ उनको और एसिडिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए, तेज़ाबियत के बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए। अब जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको एसिडिटी दूर करने के लिए वो भी मेडिसिन बढ़ा दी, मतलब उनकी डोज बजाय कम होने के वो डबल हो गई। इसलिए आज वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको बताया जाए कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग
करते हैं और जिसकी वजह से उनकी बजाय प्रॉब्लम हल होने के वो डबल हो जाती है। तो उनको मैंने जब मशवरा दिया कि आपने अब मेडिसिन नहीं खानी, मेडिसिन को बिल्कुल तर्क कर दें, छोड़ दें, उन्होंने इसी तरह किया, मेडिसिन को छोड़ा और उन्होंने कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कम किया, बल्कि अगर वो 1 घंटा काम करते थे तो आधा घंटा वो थोड़ी चहलकदमी करते थे, कुछ एक्सरसाइज करते थे, नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ते थे। अपनी डेली एक्टिविटी को उन्होंने आधे टाइम पे मुनहसर किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि डॉक्टर साहब मेरा सारे का सारा मसला ना सिर्फ हल है बल्कि अब जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिट हूँ। अभी हाल ही में पिछले दिनों मैं एक पार्टी में था, वहाँ पे खाने की टेबल पे हमारी एक पेशेंट हैं, वो एक डायबिटिक लेडी पेशेंट हैं। उनसे बात करते करते उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं स्टेप 1 की पेशेंट हूँ। स्टेप 1 से मुराद ये है कि उनकी अभी इनिशियल स्टेज है, शुगर की इनिशियल स्टेज पे वो थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे शुगर है और सम टाइम बहुत ज़्यादा शुगर होती है और उनको मैंने काफ़ी अरसे के बाद देखा उनमें बहुत ज़्यादा सुस्ती भी थी और उनका जिस्म बहुत ज़्यादा लागर भी था और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा उनको हो चुकी थी। तो मैंने जब उनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश की कि ये क्या माजरा है, आप किससे ट्रीटमेंट करवा रही हैं, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ परहेज़ बताने को बोला है या कुछ मेडिसिन उन्होंने मुझे दी है। तो वो देखते ही देखते खाने की टेबल पे वो फ्रूट चाट भी थी, उसके साथ मीठे मशरूब भी थे, उसके साथ दूध सोडा भी था, उसके साथ खजूरें भी थी। मतलब दीगर जितनी भी चीज़ें शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस टेबल की जीनत थी। उन्होंने यके बाद दीगरे सारी चीज़ों को 1 बाय 1 खाना शुरू किया। उन्होंने फ्रूट चाट भी ली, उन्होंने मशरूबात भी यूज़ किए, खजूर भी उन्होंने यूज़ की, उसके साथ और दीगर जो चीज़ें थी तली हुई चीज़ें थी वो भी उन्होंने सारी इस्तेमाल की। लेकिन दूसरी तरफ मेरे साथ वो गिला कर रही थी कि मुझे शुगर है और मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कोई आप तरीका बताएं। तो ये जो बहुत एक कॉमन मिस्टेक हमारे जो पेशेंट हैं वो करते दिखाई देते हैं और फिर भागते हैं डॉक्टर्स की तरफ। देखें, शुगर जो है, मैं हमेशा से ही अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है। ये आप अपने जहन में एक चीज़ बिठा लें, आप फिट कर लें, इस बात को आप याद कर लें कि शुगर बेसिकली ज़ाती तौर पे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शुगर की वजह से बाज़ आपके जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, जो ऐसी जो असरात मुरतब होते हैं, वो बीमारी की सूरत ज़रूर इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप डायबिटिक को या आप शुगर को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से बहुत सारी आपको जो बीमारियां हैं वो लाहिक ज़रूर हो सकती हैं। इसलिए शुगर का जिस्म में होना एक नेमत से कम नहीं है। ये भी आप मेरी एक चीज़ नोट कर लें। जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए या मतलब उनको सही दुरुस्त सिमत के लिए उनको ये जुमला मैं बोल रहा हूँ कि शुगर जो है ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नेमत है, ये नेमत से कम नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे है, जो शुगर पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पाते, शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। शुगर जो है, पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आप शुगर को कम करने की जो अद्वियात हैं वो कम इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 की क्रोनिक जो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक या पेशेंट है, देन आप थोड़ी सी मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें एक टाइम, लेकिन मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अपनी डाइट प्लान को प्रॉपर आप मैनेज करके यूज़ करें। इसके अलावा एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे कम से कम, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज लाजमी प्रैक्टिस करें अगर आपने शुगर को कंट्रोल करना है। और शुगर की वजह से
होने वाली बहुत सारी बीमारियों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा लाजमी करें और कम से कम आधा घंटा ही आप वॉक ज़रूर करें। इसके बाद कुछ बात करते हैं कि लोगों को घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अच्छा, घुटनों में जो दर्द है ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, बल्कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देखने को आती है, ख्वाह वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, मर्दों ख़वातीन में बगैर किसी इम्तजाज के हर बंदे को घुटनों का मसला जो है वो नज़र आता है। अब इसकी बहुत बुनियादी वजह है, जब किसी शख्स को, किसी मर्द को, ख़वातीन में से किसी को, बच्चों को घुटनों में दर्द होती है, फिर भी वो डॉक्टर से फौरी तौर पे कंसल्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद उनको एडवाइजेस करते हैं, लेकिन एडवाइजेस करने से पहले वो फौरी तौर पे एक पेपर पकड़ के उनको 10, 12, 20 गोलियों का एक चार्ट बना के देते हैं कि आप ये भी साथ इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक मैं वैसे ही एक मजाक के लिए बात करता हूँ कि उन्होंने फ़ीस ली हुई होती है, उसकी बिना पे उन्होंने आपको गोलियों का जो एक पैटर्न है वो ज़रूर आपको देना है कि ये आप खाएं ताकि हमारी फ़ीस जो है हमारे ऊपर हलाल हो सके। मैं हमेशा अपने डॉक्टर हजरात को भी जब बात होती है डॉक्टर से, उनको ये एडवाइस करता हूँ, उनको ये मैं ज़रूर मशवरा देता हूँ कि खुदा रहा आप पेशेंट को बिल्कुल भी फ़ीस की मद में गोलियों का एक थब्बा जो है वो हाथ में ना थमाएं, बल्कि आप उनको जो डेली की लाइफ मॉडिफिकेशन है या डेली की उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, उनकी वॉक है, उनकी डाइट प्लान है, उसको आप दुरुस्त करें। जब आप इन चीज़ों पे फोकस रखेंगे तो इंशाल्लाह लोगों को घुटनों का दर्द क्या हो, उसके अलावा जितने भी जोड़ों का मसला है, पट्ठों का मसला है, कभी भी नहीं होगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों को घुटनों में दर्द हुई, उन्होंने गोलियों का थब्बा जो है वो हाथ में ले लिया, उसको सुबह शाम दोपहर उसके फक्के मारना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से उनको घुटनों में जो मसला है वो तो कम हो, जो नहीं होना वो तो होता ही नहीं, उसके साथ उनको स्टोमक इश्यूज़ होते हैं, उसके साथ उनको और बहुत सारे मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। पट्ठों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, और डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती हैं। और देखते ही देखते सम टाइम तो मैंने देखा है कि लोगों को काला यरकान तक भी ये इस तरह के मसाइल भी इन अद्वियात को इस्तेमाल करने की वजह से सामने आते हैं। इसलिए सबसे पहले आप देखें कि आप क्या बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार तो नहीं है, आप डेली की एक्टिविटी अपनी सही तरह से कर रहे हैं, आपने कोई एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो आप अपनी लाइफ को फौरी तौर पे आप बैलेंस करें, अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के साथ आप उसको फौरी तौर पे अपने जिस्म को मोबिलिटी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़रूर आप शामिल करें। डेली की अपनी जिस्म की, आपके सर से लेके पाँव तक आपके जितने भी जोड़ हैं उनको मूव होना चाहिए, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट इसकी होनी चाहिए। जब ये आप सारी मूवमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको घुटनों का दर्द नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मेरे माइंड में आ गई जो मैं शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई है कि जिन मर्दों ख़वातीन को ख़ास तौर पे जिनका थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है, उनमें जब घुटनों में दर्द होता है तो उसकी एक कॉमन वजह उनकी जूती का सही ना होना होता है। उनका पाँव के मुताबिक, जिस्म के मुताबिक, वेट के मुताबिक जूता ना होना उनके घुटनों की दर्द की वजह बनता है। हमेशा से ही जब मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, मैं सबसे पहले उनके वेट के मुताबिक उनका जूता चेक करता हूँ कि आया ये बड़े सोल वाला या ऊंची एड़ी वाला जूता तो नहीं। हमेशा से ही जब आप घुटनों के दर्द से परेशान हो, आप सबसे पहले चेक करें कि आपका जो जूता है क्या वो बैलेंस है, वो फ्लैट है, वो कैनवस शूज़ हैं या वो बंद चप्पल है, वो कोई जिसको हम कैंची जूती कहते हैं या एक हवाई चप्पल कहते हैं, इस तरह का जूता तो नहीं है, खड़ामा टाइप जूते तो नहीं है। जब इस तरह के जूते होंगे, सैंडल टाइप जूते होंगे, तो आपके घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब बात करते हैं जो फालज के पेशेंट्स हैं जिनको पैरालाइज हो जाता है। फालज चाहे एक साइड का हो, दोनों साइड्स का हो, या जिस्म के किसी भी हिस्से का असाबी निज़ाम के डिस्टर्ब होने की वजह से, उज़लाती निज़ाम डिस्टर्ब होने की वजह से, आपका गुद्दी निज़ाम डिस्टर्ब होने की वजह से, कॉर्डिक इशू की वजह से फालज होना,
या ब्रेन के किसी नर्व के दब जाने की वजह से फालज होना, या एक कॉमन आजकल जो सिम्टम देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा 95.9%, वो आपकी गर्दन की नस के दब जाने की वजह से लोगों में फालज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी कॉमन रीज़न ये है कि आजकल जो मोबाइल फोबिया है, आजकल जो सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आजकल जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन है वो लैपटॉप पे ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा उनका है, वो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनका बॉडी पोस्चर जो है वो इम्बैलेंस होने की वजह से सर को झुका के वो कई कई घंटे जो हैं वो लैपटॉप को या मोबाइल को वो देखते रहते हैं, जिसकी वजह से गर्दन के पीछे और आपके शोल्डर के ऊपर एक उभरी हुई हड्डी होती है जो कि नरम हड्डी होती है। गर्दन में याद रहे हड्डी नहीं होती, गर्दन का एक स्ट्रक्चर होता है और उसके इर्द गिर्द नर्विंग सिस्टम होता है जो कि बहुत ही एक हसास सिस्टम होता है। आपकी गर्दन और आपके शोल्डर के साथ आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके इर्द गिर्द आपकी नर्व्स होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सर को इस डायरेक्शन में आप झुका के जब काम करते हैं, ख्वाह कंप्यूटर पे हो, ख्वाह लैपटॉप पे हो, ख्वाह वो मोबाइल पे हो, कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें सर झुका के काम करने वाला हो, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सर झुका के काम करेंगे तो सम टाइम जो नर्व है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे दब जाती है, जिसकी वजह से आपको फालज का मसला होता है। यहाँ पे जो पेशेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं, फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, फौरी तौर पे वो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स करना, टोटके इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो फालज के सिम्टम्स जो हैं वो जेन्युइनली आपका फालज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए फौरी तौर पे जब आपको गर्दन में दर्द होना स्टार्ट हो, आपके कंधों में भारीपन महसूस हो, आपको चक्करों का आना स्टार्ट हो, या आपके सर के पिछले हिस्से में, पिछली जानिब में आपको खोपड़ी जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको भारापन महसूस हो, डोल ढलक पड़ना स्टार्ट हो, दर्द का एहसास हो, तो फौरी तौर पे आप अपनी एक्टिविटी को कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए आप तर्क कर दें, आप मुनक़ते कर दें, छोड़ दें। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, आप नज़र का कम इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज़ हैं, आपके गर्दन के पट्ठों के मसाइल हैं, आपको नर्विंग सिस्टम का कोई इशू है, वो देखते देखते ठीक होगा। ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ एहतियात के बताते हैं, जिस तरह से रात को सोने के वक्त उन्होंने सर के नीचे पिलो नहीं रखना होता, बल्कि कोई चादर लेके उसकी 4 तह लगा के वो सर के नीचे रखना होता है, बल्कि वही जो सरहाना, वही जो तकिया है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड और गर्दन के पट्ठों और नर्व्स के जो पेशेंट हैं उनको वही सरहाना हम घुटनों के नीचे, मतलब ये 2 घुटने हैं, दोनों घुटनों के नीचे इस तरह से सरहाना रखने को कहते हैं। जैसे ही वो घुटनों में के नीचे सरहाना रखते हैं, उनकी टांगें थोड़ी सी 35 या 45 एंगल पे फोल्ड हो जाती हैं और उनकी हिप से लेके उनकी गर्दन तक जो उनकी बैक बोन है वो सारी की सारी फ्लैट और आपके ज़मीनी सतह के साथ, या आपके बेड या आपकी चारपाई की सतह के साथ बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आ जाती है और आपके मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और गर्दन के जो मसाइल हैं देखते ही देखते बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। ये तो थी कुछ वजूहात, कुछ अलामात जो हमने आपसे शेयर की। इन चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप डॉक्टर से भी बच जाएंगे, कुछ अद्वियात इस्तेमाल करने से भी बच जाएंगे, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से आप इंशाल्लाह इन मसाइल से बाहर निकल आएंगे। अब बात करते हैं कि डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए। जितने भी हमने आपसे ये बीमारियों का जिक्र किया, उनकी अलामात और वजूहात का जिक्र किया, ये सारे के सारे लोगों को सादा ग़िज़ा लेनी चाहिए। जितने भी बेकरी की आइटम्स हैं, जंक फूड हैं, जितनी भी तली, ठंडी, मीठी, खट्टी चीज़ें हैं, उनसे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पे 40+ जो लोग हैं उनको प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, और डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनको भी प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। जो हाई कार्ब्स जो चीज़ें हैं, फूड्स हैं, उनका इस्तेमाल कम करें, बल्कि प्रोटीन और हेल्दी फैट वाली जो फूड्स हैं उनका इस्तेमाल इंटेक ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। मौसम गर्मा में ख़ास तौर पे आप 8 से 12 गिलास जो हैं वो 12 घंटों में लाजमी तौर पे पिएं। रात को सोने से पहले पानी बिल्कुल ना पिएं, बल्कि अपने पास पानी रख के ज़रूर सोएं। और याद रहे कि 20 डिग्री तक जो पानी नॉर्मल होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।
अब 20 डिग्री से ज़्यादा का जो पानी है वो तब ही ज़्यादा होगा, 25, 30, 35 तक जो पानी है उसमें अगर आप 3 आइस क्यूब डाल देंगे 1 गिलास पानी में तो वो 35 डिग्री तक चला जाएगा। उसको हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल पानी कंसिडर नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। आपने रूम टेम्परेचर वाला 20 डिग्री वाला जो पानी है, और ख़ास तौर पे जो मिनरल वाटर है तो वेल एंड गुड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फ़िल्टर जो कि अच्छे प्लांट का फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी हो वो आप यूज़ करें। लोकल फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि अच्छा फ़िल्टर्ड पानी आप इस्तेमाल करें और 20 डिग्री वाला आप पानी यूज़ करें। तो इंशाल्लाह आपको ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनसे आपको ना सिर्फ निजात मिलेगी बल्कि आप हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब बल्कि आप ज़रूर किया करें ताकि आपका हमारे साथ एक रिलेशन बने और हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।